हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की फर्स्ट बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दुर्लभता की स्थिति का चयन करना ही अर्थशास्त्र है, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें कोई चीज़ चूज़ करनी पड़े, वो उस स्थिति का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रयोग पर इस प्रकार केंद्रित है कि व्यष्टि स्तर और समष्टि स्तर पर हमारा लाभ अधिकतम हो सके। इसका मतलब ये है कि अर्थशास्त्र ऐसे दुर्लभ संसाधनों का अच्छी तरीके से प्रयोग बताता है, जिससे एक प्रोड्यूसर का, चाहे वो व्यष्टि स्तर पर हो या समष्टि स्तर पर हो, उसका जो लाभ है यानी उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के व्यवहार का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन बाजार में व्यक्ति की अंतःक्रियाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है। देखिए, इसका मतलब ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम बाजार में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनका बाज़ार में जो उपभोक्ता है, उनकी अंतःक्रियाओं द्वारा किस प्रकार से वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत डिसाइड की जाती है। मतलब ये है कि इसके अंदर हम कोई भी उपभोक्ता है, उसकी मांग पर क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द माइक्रोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है छोटा। देखिए, व्यष्टि अर्थव्यवस्था को ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और ये जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जो कि ग्रीक में इसको माइक्रोस बोलते हैं। और माइक्रोस का जो मीनिंग होता है वो होता है छोटा, यानी हम छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, एक प्रोड्यूसर एक उपभोक्ता के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संसाधन। संसाधन से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में होता है, जैसे भूमि, मशीन, श्रम, औजार इत्यादि। देखिए, संसाधन क्या होता है? संसाधन वो वस्तुएं और वो सेवाएं होती हैं जिनका हम यूज़ आगे और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में, इन्होंने बनाने में कहते हैं। जैसे भूमि है, ठीक है, भूमि पे काम किया जाता है। मशीनें हैं, मशीनें से हम नई नई चीज़ें बना सकते हैं। श्रम क्या है? श्रम हमें जो इंसान की मेहनत होती है वो नई नई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। इंसान ही तो बनाता है ना सब चीज़ें। और औज़ार क्या होते हैं? वो हमें काफ़ी तरीके की चीज़ें बनाने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम, या फिर जिसको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी कहा जाता है। केंद्रीय समस्याएं वो होती हैं जिसका सामना पूरे केंद्र को करना पड़ता है, पूरे सेंट्रल को करना पड़ता है और हर अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है। जो केंद्रीय समस्या होती है 3 तरीके की होती हैं। पहली आती है हमारी क्या उत्पादन करें, दूसरी आती है कैसे उत्पादन करें, और तीसरी आती है किसके लिए उत्पादन किया जाए। हम तीनों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे कि क्या उत्पादन करें क्या होती है, कैसे उत्पादन करें समस्या क्या होती है, और किसके लिए उत्पादन किया जाए ये समस्या क्या होती है। अब जो केंद्रीय समस्या है, इनके उत्पन्न होने के भी कुछ कारण होते हैं। आइए अब उनके कारणों को पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला आता है सीमित संसाधन, दूसरा आता है असीमित इच्छा, और तीसरा आता है वैकल्पिक प्रयोग। देखिए, अब हम सबको पता है कि जो हमारे रिसोर्सेज, हमारे संसाधन हैं, वो सीमित मात्रा में है। जैसे हम अपना कोई भी संसाधन ले, जल भी एक संसाधन है, ठीक है, मशीनें हैं, ये सब कुछ क्या है? हमारे जो संसाधन है वो क्या है? स्थित कुछ निश्चित मात्रा में है, सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारी ये हो जाती है। सेकंड आता है असीमित इच्छा, यानी इंसान की जो इच्छाएं हैं वो क्या है? वो अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड इच्छाएं इंसान रखता है, मगर हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने हैं नहीं कि हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर पाएँ। तीसरा आता है वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है कि एक ही चीज़ के बहुत अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए, आप एक दूध का एग्जांपल ले लीजिए। दूध किसी एक चीज़ में तो यूज़ होता नहीं है, बहुत डिफरेंट उसके यूज़ होते हैं। तो वैकल्पिक प्रयोग में क्या मतलब होता है? एक वस्तु का एक से ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ होना। तो इन्हीं सब की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
अब हम देखते हैं हमारी पहली केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन करें। किसी भी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले समस्या यह आती है कि क्या उत्पादन किया जाए, और उत्पादक को भी यही समस्या आती है। यानी देखिए, अर्थव्यवस्था में जो सबसे पहले समस्या आती है वो ये आती है कि आखिर हम प्रोड्यूस करें तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करें। समस्या और तब बढ़ जाती है जब उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं के मध्य चयन करना पड़ता है, क्योंकि या तो यह या तो वह का चयन संभव नहीं हो सकता। देखिए, अब इसका मतलब क्या है। अर्थव्यवस्था में दो तरीके की वस्तुएं होती हैं, एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं और एक होती है पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग उपभोक्ता जिस टाइम पे करता है वो उसी टाइम पे समाप्त हो जाते हैं। जैसे मान लो आप ब्रेड ले लो, दूध ले लो, ठीक है, उसे हमने ख़रीदा, उसका हमने उपभोग किया और वो वहीं पे ही ख़त्म हो गई। और पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आगे उत्पादन में किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक मशीन खरीदी, ठीक है, अब उस मशीन से हम नई नई चीज़ें बनाएंगे तो वो हमारी पूंजीगत वस्तुएं हो जाएंगी। समझ आया आपको उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं के बीच डिफरेंस? समस्या यह उत्पन्न होती है कि हमें उपभोक्ता वस्तुएं और जो पूंजीगत वस्तुएं उनके बीच चूज़ करना पड़ता है कि हमें कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, और अगर दोनों का करना है तो किसका किस मात्रा में करना है। अब देखिए, मान लो हमने उपभोक्ता वस्तुएं जो हैं, ठीक है, हमने उसका सिर्फ उत्पादन किया, तो जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वो उसका उत्पादन नहीं हो पाएगा, और अगर हमने सिर्फ पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया तो जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो रह जाएंगी। तो हमें दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि हमें या तो यह या तो वह का चयन नहीं हो सकता। दोनों ही वस्तुएं अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, अगर मान लो वो उसका उत्पादन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, जो वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर पाएंगे, उनकी जो लाइफस्टाइल होगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता वस्तुएं, मैंने आपको बताया कि वो वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग हम उसी टाइम पे करते हैं, वो उसी टाइम पे समाप्त हो जाती हैं। और मान लो अगर हमने पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कम कर दिया या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया, तो पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो हमें आगे प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और अगर हमने पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया तो क्या होगा, आगे जो प्रोडक्शन की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, वो कम होने लगेगी। यानी आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, वो कम होने लगेगा। आई होप अब आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख ही लीजिए। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपको बताया है कि उपभोक्ता वस्तुएं भी ज़रूरी हैं और पूंजीगत वस्तुएं भी। उपभोक्ता वस्तुएं जीवन की उच्च गुणवत्ता के लिए अनिवार्य हैं और पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए। यानी कि जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो हमारे लाइफस्टाइल को हाई करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होती है, हमारे डेली नीड्स की जो चीज़ें होती है। और जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करती है। यदि हम उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेंगे तो वर्तमान पीढ़ी जीवन की उच्च गुणवत्ता का आनंद लेगी, परंतु पूंजीगत वस्तुओं के कम उत्पादन से भावी पीढ़ी के लिए उत्पादन क्षमता कम होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि मान लो अगर हमने उपभोक्ता वस्तुओं का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया तो जो अभी की प्रेजेंट में जो हमारी जनरेशन है वो तो अच्छी लाइफस्टाइल का मज़ा उठाएगी, लेकिन जो अगर हमने पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कम कर दिया क्योंकि हमने उपभोक्ता वस्तुएं ज़्यादा उत्पादित की है, तो पूंजीगत वस्तुओं का कम उत्पादन क्या करेगा, जो भावी पीढ़ी यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए उत्पादन क्षमता को कम कर देगी। यानी कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए क्या होने लगेगी, जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। तो प्रोड्यूसर को दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है ताकि जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो भी बैलेंस में वो उत्पादित करे, ताकि जो अभी की पीढ़ी है वो भी सही लाइफस्टाइल जिए, और पूंजीगत वस्तुओं का भी उन्हें एक सही क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी उत्पादन क्षमता सही बनी रहे। इसके बाद आती है हमारी दूसरी केंद्रीय समस्या, कैसे उत्पादन करें। कैसे उत्पादन किया जाए से अभिप्राय उत्पादन की तकनीक से है। देखिए, अब जो कैसे उत्पादन किया जाए समस्या होती है, इसमें हमें चूज़ करना होता है
कि हमारी जो उत्पादन की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, वो हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 2 तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, 2 तरीके की तकनीकें होती हैं। पहली आती है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरी होती है हमारी पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक जो होती है वो हमें ये बताती है कि पूंजी की तुलना में, यानी कैपिटल की तुलना में हम क्या करेंगे, श्रम को अधिक उपयोग करेंगे। श्रम प्रधान तकनीक क्या होती है, जिसमें हम पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक उपयोग करते हैं। और जो पूंजी प्रधान तकनीक होती है वो ये बताती है कि हमें श्रम की तुलना में पूंजी का ज़्यादा उपयोग करना है। श्रम प्रधान तकनीक में हमें श्रम का ज़्यादा उपयोग करना है और पूंजी प्रधान तकनीक में हमें पूंजी का ज़्यादा उपयोग करना होता है। करते हैं। अब देखिए, श्रम प्रधान तकनीक का अर्थ होता है कि पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक उपयोग, जबकि पूंजी प्रधान का अर्थ होता है श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक उपयोग करना। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको पीछे समझाया कि श्रम प्रधान तकनीक में हम क्या करेंगे, श्रम का अधिक उपयोग करेंगे, यानी हम इंसानों को काम पे लगाएंगे। और पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब होता है कि हम लोगों को तो कम काम पे रखेंगे, मगर जो मशीनें हैं, मशीनों से ज़्यादा काम करवाएंगे, पूंजी को ज़्यादा उपयोग मिलेंगे। इन दोनों तकनीकों के बीच चयन की समस्या है, क्योंकि उत्पादक को अपनी लागत को कम रखने की आवश्यकता होती है और उसी समय अपनी कुशलता को अधिक। देखो, अब इसका मतलब क्या होता है कि अब इन दोनों जो टेक्निक्स हैं, दोनों जो तरीके हैं, इनके बीच में क्या करना पड़ता है, हमें चूज़ करना पड़ता है कि हम किसको अधिक उपयोग में लेंगे। क्योंकि देखो, जो हमारी श्रम प्रधान तकनीक है, ठीक है, वो क्या करती है, हमारी जो लागत है उसको कम करती है। और मगर जो श्रम प्रधान तकनीक है उसमें क्योंकि इंसान काम करता है, अब इंसान मशीनों के जितना तो प्रोडक्शन कर नहीं सकते, ठीक है, तो इसीलिए जो श्रम प्रधान तकनीक होती है उससे हमारा प्रोडक्शन तो कम होता है, मगर क्या होता है, लागत कम रहती है हमारी वस्तु की। मगर जो पूंजी प्रधान तकनीक होती है उससे हमारी जो वस्तु की कुशलता होती है, ठीक है, वस्तु की कुशलता भी अच्छी रहती है, यानी अच्छी फाइन प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ जो होता है वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकता है एक ही टाइम पर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के सामने वही दिक्कत आती है कि उसको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, यानी कि उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक को उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को प्रोड्यूस कर पाए। अर्थव्यवस्था के स्तर पर श्रम प्रधान बेरोजगारी को कम करती है, वहीं पूंजी प्रधान समृद्धि की दर को बढ़ाती है। देखो, अगर देखें तो हमारी जो इकनॉमी है उसमें जो श्रम प्रधान तकनीक है वो क्या करती है, वो बेरोज़गारी को कम करती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उससे क्या होगा, बेरोज़गारी जो होगी वो कम होगी। और वहीं अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो वो समृद्धि दर को बढ़ाती है, यानी कि देश की प्रगति को बढ़ाती है, हमारी उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह समस्या अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वितरण से संबंधित है कि कौन कितनी मात्रा प्राप्त करेगा। इसके 2 पहलू हैं, आय का कारक वितरण और दूसरा आय का अंतर व्यक्तिक वितरण। देखिए, अब हमने वस्तु देख ली कि हमें कौन सी वस्तु बनानी है, हमने उसकी तकनीक भी चुन ली कि हमें तकनीक कौन सी प्रयोग करनी है। अब तीसरी जो समस्या आती है वो ये आती है कि अब हमें वस्तु उत्पादित करनी है तो किसके लिए करनी है, ठीक है, और जिसके लिए भी हम कर रहे हैं तो वो कौन कितनी मात्रा में वस्तु को प्राप्त करेगा या संसाधन को प्राप्त करेगा। तो पहला इसके अंदर आता है आय का कारक वितरण और दूसरा आता है आय का अंतर्वैयक्तिक वितरण। अब हम एक एक करके दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि आय का कारक वितरण क्या होता है और आय का अंतर्वैयक्तिक वितरण क्या होता है। आगे देखिए, आय का कारक वितरण उत्पादन के विभिन्न कारकों के आय भाग से संबंधित है, जैसे श्रम के लिए मजदूरी, पूंजी के लिए ब्याज, भूमि के लिए किराया। देखिए, आय का कारक वितरण क्या होता है, हमारी 4 साधनाएं होती हैं। जैसे श्रम जो होता है, हम जो मेहनत करते हैं उसके लिए हमें मजदूरी मिलती है। पूंजी यानी हम जो पैसा देते हैं उसके बदले में हमें इंटरेस्ट ब्याज मिलता है। भूमि के बदले में, जैसे मान लो कोई अपना मकान किराए पे देता है, ठीक है, तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है, किराया मिलता है। तो ये होता है हमारे आय के कारक वितरण। अंतर्वैयक्तिक वितरण से अभिप्राय समाज में व्यक्तियों और परिवारों के आय भाग से, मतलब अंतर्वैयक्तिक वितरण वो होगा जो व्यक्ति और परिवार जो आय प्राप्त करेंगे।
समस्या यह है कि संसाधनों का आवंटन समानता को प्रोत्साहित करता है या असमानता को प्रोत्साहित करता है। कि अब हमारे आगे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारा जो संसाधन है, ठीक है, उसका आवंटन, उसका जो बंटवारा किया गया है वो समानता दिखा रहा है या असमानता को प्रोत्साहित करता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें